हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी का सेट नंबर 3 करेंगे। हम ऑलरेडी एनटीपीसी के 2 सेट कर चुके हैं, ठीक है। और आपको पता है कि पहले सेट में हमने 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के किए थे, दूसरे सेट में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। तो अब 30 क्वेश्चन हम हर सेट में करेंगे, यानी कि इस सेट में भी हमारे 30 ही क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो जो है वो आपको डेली सुबह 10 बजे मिल जाया करेगी। सुबह 10 बजे वीडियो को आप देख लीजिए करेगा, ठीक है। डेली कोई छुट्टी नहीं होगी, बस पूरी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके साथ। हर प्रैक्टिस सेट, हर वीडियो में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए जाएंगे, ठीक है। और बिना किसी फैक्ट को मिस किए। तो आप सभी वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा और बताइएगा कि हाँ, वीडियो में कंटेंट कैसा लगा। और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के पहले क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले मैंने आपसे कल बोला था कि मैं आपको एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो दिखाऊंगा। ये देखिए सिलेबस है एनटीपीसी का, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो करंट इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट, देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनने हैं। आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमारे। इंडियन लिटरेचर, जो मोनूमेंट हैं, एंड जनरल साइंस है, ठीक है। ये 10th क्लास तक का साइंस आएगा, कभी आप 12th तक का पढ़ रहे हो, 10th क्लास तक का साइंस आएगा। और हिस्ट्री आई हमारी इंडिया की, है ना। फ्रीडम हिस्ट्रिकल आएगा, यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का नाम नहीं दिया है, नहीं वर्ल्ड भी दिया है, देखो ये वर्ल्ड भी है। और हमारी इंडियन पॉलिटी, है ना। और हमारे यहाँ पर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इससे क्वेश्चन आएंगे हमारे। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है हमारा, है ना, इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और यूएन है, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनको सबको पढ़ लीजिएगा आप। एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ठीक है। और हमारा कंसर्निंग इंडिया जो वर्ल्ड लार्ज बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कॉमन एब्रीविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा, है ना। और हमारा इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे, फेमस पर्सनैलिटी जितनी हुई हैं इंडिया में और वर्ल्ड में। फ्लैगशिप्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। फ्लोरा एंड फोन आएंगे। और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये सब हमारे आने हैं, ठीक। अब देखिए, ये जो हमारा ये इंग्लिश में था, ये हमारा सिलेबस हिंदी में हो जाता है, तो इसको भी हम एक बार देख लीजिएगा। और ये हमारा परसों का क्वेश्चन था जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कल पूछा था, जो होमवर्क था। किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया, यानी कि यहाँ तक कोई वीडियो तक पहुँचा ही नहीं। देखिएगा, इसमें आपको बता दूँ, जितने भी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे चल रहे हैं, सभी प्रैक्टिस सेट से कंटेंट मैच करके देख लो आप कि कंटेंट में कोई कमी तो नहीं है। हर प्रैक्टिस सेट से मैच करेगा ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ गाइस मैं ये। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लेना, रिपीट ज़रूर होता है एक नया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? जो माथुरी लोक नृत्य है वो किस राज्य में होता है सर? गोवा, तेलंगाना, मिजोरम या फिर झारखंड। तो सही आंसर क्या था इसका? ऑप्शन नंबर बी था। ये माथुरी नृत्य सर तेलंगाना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। तो तेलंगाना, ये हमारा माथुरी जनजाति कोपू लिम्बाड़ी श्रावण मास में किया जाता है। इसके अगर मैं और नृत्य की बात करता हूँ सर, गुसाड़ी कहाँ का है सर? हमारा तेलंगाना का हो जाता है ना। गुसाड़ी हमारा तेलंगाना का हो जाता है। और पेरिनी भी कहाँ का है हमारा सर? तेलंगाना का है। शिव तांडव, है ना। दप्पू नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ का है? तेलंगाना का है। अच्छा, तेलंगाना में जनजाति कौन कौन सी है सर? देखो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर कौन कौन से सर। एक तो तेलंगाना में सर हमारा गुसाड़ी होता है ना। गुसाड़ी के बाद हमारा यहाँ पर हो जाता है पेरिनी नृत्य, है ना। पेरिनी बहुत इंपॉर्टेंट पेरिनी नृत्य है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक हमारा हो जाता है दप्पू नृत्य, है ना। दप्पू जो है ये भी हमारा तेलंगाना का हो जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम जनजाति की बात करते हैं तो यहाँ पर जनजाति देखिए, गोड़ जनजाति है, कोया जनजाति है, लंबाड़ा जनजाति, बंजारा है, चेंचू है, कोलम है, थोटो है ना। ये सब हमारी कहाँ की है? तेलंगाना की जनजाति हो जाती हैं। तो ये हमारा कल का क्वेश्चन था जो हमने दिया था, इसका ऑप्शन नंबर बी था, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना था, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए, लोक नृत्य हमारे खत्म होने वाले हैं, फिर हमारे पुरस्कार आएंगे, है ना। इस तरीके से हम स्टैटिक जी के कवर करते हुए चले जा रहे हैं। सबसे पहले स्टैटिक जी के उठाया था, फिर धीरे धीरे ऐसे सब्जेक्ट आते चले जाएंगे, तो आप देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए, तो कौन सा नृत्य असम राज्य से संबंधित है? असम से तो सबको पता है सर, असम से जो है हमारा कौन सा नहीं है, सॉरी देखो असम से नहीं है। नट पूजा भी असम में होता है, बिहू भी असम में होता है, चोंगली भी असम में होता है, लेकिन कैथी जो है असम में नहीं होता। ये आप ध्यान रखिएगा।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? सी। ठीक है। तो जो कैथी है ये हमारा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश का है। कैथी कहाँ का है सर? मध्य प्रदेश का हो जाता है। कैथी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। बलाई समाज के कलाकार इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। नृत्य के लिए कैथी को बांस से सजाया जाता है। ठीक है। और कपड़ों को मोर पंखों से सजाया जाता है। समूह के सदस्यों को बागा कहा जाता है। मुख्य नृत्य को बड़ा भगत कहा जाता है और सहायक नृत्य को छोटा भगत कहा जाता है। असम के और लोक नृत्य देख लीजिए आप, जैसे बागुरम्बा जो होता है वो हमारा असम का होता है। बागुरम्बा कहाँ का है? असम का होता है। ठीक है। और देवधानी, देवधानी कहाँ का होता है सर? हमारा देखिए ये भी असम का होता है। ठीक है। कहाँ का होता है? असम का। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज शाम से इसको हम रिलेट करते हैं असम के लोक नृत्य को। आज शाम से, तो आज शाम से मैं बाग में गया, आज शाम को मैं बाग में गया और वहाँ पर मैंने धान देखे। क्या देखे? धान देखे। और अली ए लियांग में अपने दोस्त के साथ में गया था। आज शाम ही किसी की शादी हुई थी तो उनके घर में बहू आई थी और जब भोर हुई, सुबह हुई तो हम खेलने चले गए। क्या चले गए? खेलने चले गए। फिर है ना, तो खेल गोपाल कली गोपाल सेम है, ध्यान रखिएगा। और सत्रिया बात करते हैं। सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। सत्रिया, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी बात हमने यहाँ पे याद रख ली। अगला देखिए, छोले नृत्य शैली राज्य से संबंधित है। छोले जो नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है सर? हरियाणा है, उत्तराखंड है, बिहार है या फिर राजस्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो छोलिया नृत्य शैली है ये हमारी उत्तराखंड से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छोले नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में राजपूत समुदाय द्वारा की जाती है। उत्तराखंड के लोक नृत्य मुखौटा नृत्य, छोड़ा नृत्य है ना। तो देखना, उत्तराखंड के मुखौटा नृत्य वहाँ पर हमारा उत्तराखंड में। देखा, जैसे उत्तराखंड है ना तो हम कहते हैं उतार दो। क्या कर दो? उतार दो। क्या उतार दो सर? मुखौटे उतार दो, है ना। मुखौटा उतार दो। झोला और जो आपके मुँह पे कुछ भी लगा हुआ उसको झाड़ लो। क्या कर लो? झाड़ लो। ठीक है। और भोटिया नृत्य क्या है हमारा? ये भोटिया नृत्य। पांडव नृत्य क्या है? ये पांडव नृत्य। और यहाँ पर देखिए पांडव लीला, पांडव लीला और लंगवीर, और क्या हो जाता है हमारा? लंगवीर नृत्य। चांचरी, चांचरी भी कहाँ का हो जाता है हमारा? ये उत्तराखंड का हो जाता है ना। और छपेली, हाँ, और तांदी और चोंगफोला, तो ये हमारे उत्तराखंड के हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। कुछ इसमें ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मुखौटा नृत्य हमारा उत्तराखंड में होता है, झोला नृत्य उत्तराखंड में होता है, भोटिया। इस तरह के तीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सर? मुखौटा और झोला और हमारा ये भोटिया, ये तीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MJ भी याद रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा के लोक नृत्य की। तो हरियाणा के सर फाग नृत्य है ना। हरियाणा के लोग भागते बहुत हैं, फाग, भाग, सांग बहुत करते हैं हरियाणा के लोग, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। और बिहार की बात करते हैं तो बिहार का लोक नृत्य क्या हो जाते हैं सर? बिहार के लोक नृत्य हो जाते हैं विदेशिया। ठीक है। विदेश में विदेशिया। और पाइका, ये कहाँ के? हमारे हरियाणा बिहार के हो जाते हैं, विदेशिया और पाइका। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हमारा कालबेलिया डांस होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अगला देखिए, स्पाउ नृत्य भारत के क्षेत्र से संबंधित है। जो स्पाउ नृत्य है भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कच्छ में किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है, सौराष्ट्र में किया जाता है या फिर बुंदेलखंड में? तो स्पाउ नृत्य की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, स्पाउ नृत्य हमारा लद्दाख में होता है। देखो NTPC का क्वेश्चन है ये, और आपने पहली बार सुना होगा, ये लद्दाख में होता है हमारा स्पाउ नृत्य। ठीक है। स्पाउ को लद्दाखी भाषा का मतलब योद्धा होता है ना। स्पाउ लद्दाख, स्पाउ लद्दाख, स्पाउ लद्दाख। इसे अक्सर मध्य एशिया का महाभारत महाकाव्य माना जाता है। राजा केसर और उनके दिव्य घोड़े की किंवदंतियों कई देशों और संस्कृतियों में पाई जा सकती हैं। शोडोल नृत्य भी लद्दाख का एक प्रसिद्ध नृत्य है। शोडोल नृत्य भी कहाँ का है? लद्दाख का हो जाता है। ठीक है। शोडोल भी कहाँ का है सर? शोडोल भी लद्दाख का हो जाता है। और ये स्पाउ कहाँ का है? ये भी हमारा लद्दाख का हो जाता है। ठीक है सर जी? ठीक है सर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चेराओ, जिसे बांस नृत्य भी हम कहते हैं, किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? चेराओ नृत्य। तो चेराओ की हम बात याद रखिएगा। चेराओ कहाँ पर होता है सर? उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, ये तो आपको याद ही होगा। चेराओ नृत्य कहाँ पर होता है? ठीक है। चिराऊ ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में होता है, जिसको बम्बू डांस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, बम्बू डांस। ठीक है। देखिएगा, चिराऊ एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है जिसमें ज़्यादातर 6 से 8 लोग ज़मीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की छड़ियों से जोड़े पकड़ते हैं। भारत के लोक नृत्य हैं, जैसे मिजोरम की और बात करते हैं, ख्वालम। ख्वालम कहाँ का है सर? मिजोरम का है। क्या है? मिजोरम का है। चैलम, चैलम कहाँ का है सर?
मिजोरम का है। देखो मिजोरम, इसमें रम आ रहा है, क्या आ रहा है, रम। तो रम आ रहा है तो सर जब आप रम पीते हो तो मज़े तो आते ही हैं, आते कि नहीं मज़े, बिल्कुल सही बात है। तो जब रम पियोगे तो आप उसको खुल्लम खुल्ला नहीं पी सकते, है ना, खुल्लम खुल्ला नहीं पी सकते ना उसको, कहीं पे बैठ के पियोगे, छिप के पीते हैं सब लोग, तो खुल्लम खुल्ला उसको नहीं पी सकते। तो ख्वालम और चैलम, उसको लेने जाना पड़ता है, चलते हुए भी नहीं पी सकते उसको बैठ के पीना पड़ता है ना। खुल्लम खुल्ला नहीं पी सकते, चलते हुए नहीं पी सकते। और दूसरा साइकिल, अगर आप साइकिल पर चल रहे हो ना, साइकिल पर, तब भी आप उसको नहीं पी सकते साइकिल पर चलते हुए, ठीक है। अगर आप किसी जोन में, मतलब चाबंग लाई जोन में जाकर के उसको पियोगे तो भी नहीं पी सकते, क्योंकि हर जगह पुलिस होती है ना। चाबंग लाई जोन, ऐसे लाइट जोन हैं बहुत सारे, रेड जोन एरिया, जहाँ पर उसको जाके नहीं पी सकते, है ना। और ना ही आप उसको जग में जाके पी सकते हो, जंग तालम, जग में थोड़ी ना भर के पियोगे भाई, वो गिलास में भर के पी जाती है ना। तो ये ऐसे करके आते हैं ना, खुल्लम खुल्ला नहीं पी सकते, है ना, चलते हुए नहीं पी सकते, साइकिल पर नहीं पी सकते, किसी जोन में जाके नहीं पी सकते, जग तालम में नहीं पी सकते। उत्तराखंड की बात करते हैं सर। उत्तराखंड में एक तो मुखौटा याद करा था, है ना, और हमने एक भोटिया याद करा था, ये अभी पीछे तो किया था। गढ़वाली, कुमाऊनी और कजरी और झोड़ा, ये झोड़ा आ गया ना दोबारा से। देखो गढ़वाली उत्तराखंड का है, कुमाऊनी उत्तराखंड का है, कजरी भी उत्तराखंड का है, और झोड़ा। देखो कई बार कजरी हमारा उत्तर प्रदेश में भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में मुख्यतः किस आधारित प्रसंगों पर चित्रण किया जाता है। तो आपको पता है सर, मणिपुरी शैली में मुख्यतः भगवान, कौन से भगवान बताओ। तो इसमें ऑप्शन नंबर, जो कृष्ण, वो हमारे भगवान कृष्ण थे, उनसे रिलेटेड, या फिर जो गोपियाँ थी उनसे रिलेटेड यहाँ पर होता है। वैसे जहाँ भी आपको मणिपुर नृत्य की बात हो, अपना आँख बंद करके कृष्ण भगवान लगा देना, क्योंकि वो उन्हीं से ये रिलेटेड होता है, भगवान श्री कृष्ण से। कृष्ण गोपियाँ मणिपुर। देखिए यह नृत्य शैली हिंदू वैष्णव विषयों पर आधारित है। हिंदू वैष्णव का मतलब वैष्णव धर्म में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की बात होती है। और राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक, जैसे कि रासलीला जिन्हें कहा जाता है, वो इसमें किए जाते हैं, ठीक है। इस नृत्य में महत्वपूर्ण तत्व दृश्य प्रदर्शन में संकीर्तन के विशिष्ट प्रतीक, जैसे करतलिया मंजीरा और 2 सिर वाले ड्रम, पुंग या मृंग, ये उसे चोलम भी बोलते हैं, पुंग चोलम, है ना, पुंग चोलम बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंग चोलम किस नृत्य में किया जाता है, तो ये मणिपुर नृत्य में किया जाता है। और दूसरा करतल या फिर मंजीरा भी कहाँ पे होता है सर, मणिपुर नृत्य में किया जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नीचे 4 जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एवं लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है। तो क्वेश्चन हो रहा है, गलत है, बताइए गलत है। असम का बिहू है, बिल्कुल सही बात है सर, असम का बिहू तो है। गुजरात का गरबा है, बिल्कुल से गरबा है ना। और छत्तीसगढ़ का हाथ का है, तपाती है, बताओ क्या सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ का हाथ क्या होता है, छत्तीसगढ़ का तपाती होता है। उत्तराखंड तपाती छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो जो तपाती जो है ना गाइस, ये छत्तीसगढ़ का ही है, ठीक है। और हगता भी कहाँ का है हमारा, छत्तीसगढ़ का हो जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम काट देंगे और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला बात करते हैं यहाँ पर, और अन्य लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। जैसे असम की बात करते हैं सर। असम में बागुरम्बा मैंने बताया था आपको, है ना। बाग में जाएंगे हम असम, आज शाम को हम बाग में गए, वहाँ पर हम बहुत झूमे, क्या हुए, हम बहुत झूमे, क्योंकि हमें बहुत सारे आम खाने मिले होंगे, झूमे हम वहाँ पर, है ना। और हम वहाँ पर होप जनाई, हम वहाँ पर रोज़ जाने लगे बाग में। हम आज शाम को हम रोज़ जाने लगे, और शाम को हम जाते तो हमें डर लगता है कि नाग ना मिल जाए कहीं पर। नटपुर है ना, और तबल, हमें बहुत तलब उठती है बाग में जाने की आज शाम को। और हम चोगली में जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं चोगली में, ठीक है। तो कहाँ को, हम आज शाम को चोगली में जाते हैं, बाग में जाते हैं, है ना, झूमते हुए जाते हैं। और होप जनाई रोज़ जाना पड़ता है हमको, नाग ना मिल जाए डर रहता है, और हमें तलब उठती है रोज़ जाने की, ठीक है। उत्तराखंड की बात करते हैं सर, चपेती, है ना। अगर आप मुखौटा नहीं उतारोगे तो आपको चपत रख दिया जाएगा, है ना। तो चपेती उत्तराखंड। गढ़तोती, कजरी भी हमारा उत्तराखंड का। कुमायूं देखो उत्तराखंड की, उत्तराखंड में ही पाई जाती है, क्योंकि ये तो एक छोटी सी लगती है हमें, जैसे कुमायूं एक चोटी है, कुमाऊं एक पर्वत है, तो कुमायूं भी उससे रिलेटेड है, तो उत्तराखंड में हो जाती है। झोरा, आपके जो मुंह पे कुछ लगा हुआ था उसको मुखौटा उतार के उसको झाड़ लो, ऐसा करके याद करा था ना। रासलीला भी हमारा, देखो कजरी और रासलीला ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी किए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला देखो, राउत नाचा कहाँ प्रसिद्ध है। राउत नाचा कहाँ का
प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है ना। देखो राउत नाचा आप सभी को पता होगा। राउत नाचा जो किया जाता है हमारा झारखंड में किया जाता है, सॉरी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। कहाँ पर होता है सर? ये छत्तीसगढ़ में होता है। राउत नाचा यादव समुदाय के नृत्य है। देखो इसको यादव समाज के लोग करते हैं, जो यादव भाई होते हैं हमारे वो करते हैं छत्तीसगढ़ को। राउत नाचा डांस होता है छत्तीसगढ़ में। यह रात में दुष्ट राजा कंस पर, देखो जो हमारा एक राजा हुआ था कंस, भगवान श्री कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यान रखना, राउत नाचा है ना। तो वे देवठानी एकादशी के समय नृत्य करते हैं। जो देवठान आता है ना, वो हमारे मम्मी भी बोलती है कि देवठान आ रहे हैं, देवठान। अन्य आदिवासी नृत्य की बात करते हैं, देखो संथाली। संथाली कहाँ का है सर हमारा? बताइए। संथाली है ना। और हमारा एक संथाली जनजाति द्वारा किया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में होता है। संथाली नृत्य कहाँ का है सर हमारा? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। देखो जो बंगाल में लोग रहते हैं ना, बंगले में रहते हैं, उनके पास अपनी हमारे पास तो थाली होती है खाने के लिए, लेकिन उनके पास संथाली होती है। क्या होती है? संथाली। क्यों? क्योंकि वो बंगले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बंगले में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए बोस नृत्य है ना, बोस। अब देखो जो रम पीता है ना, मैंने बताया था साइकिल पे नहीं पी सकते आप, है ना, और उसको चैलम चलते हुए नहीं पी सकते, है ना, और जोन में नहीं पी सकते, कहीं भी जाते हो उसको, है ना, नहीं पी सकते उसको आप, है ना, जग में नहीं पी सकते, है ना, ये सब बताए थे। तो रम आपको अगर पीनी है तो बोस चेराब जनजाति, ये एक नृत्य होता है बोस, वो चेराब जनजाति के द्वारा किया जाता है। बोस नृत्य किसके द्वारा? चेराब जनजाति के द्वारा, है ना। और जब आप रम पी लेते हो ना एक बार, तो आपको अच्छा लगता है अपनिच भगवान है ना, ऐसा लगता है ना कि बस मैं तो बॉस हूँ सबका, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। उसके बाद देखिए कादर नृत्य है ना, ये कादर जनजाति के द्वारा किया जाता है केरल में। तो कैसे कादर, कैसे केरल, कैसे कादर, कैसे केरल। ठीक है, चलिए इतनी बात हमको याद आ गई। अगला देखिए, परेचकली एक लोक नृत्य है। परेचकली कहाँ का लोक नृत्य है सर? ये बताएंगे आप लोग। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप या फिर तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिए दोस्तों, हमारा सी वाला। ये परेचकली हमारा लक्षद्वीप में किया जाता है। परेचकली कहाँ किया जाता है? लक्षद्वीप के अंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। परेचकली लक्षद्वीप में किया जाता है, तो इसको कैसे याद रखोगे सर? है ना। तो वही बताता हूँ ट्रिक बना के इसकी। देखो मरीचकली मार्शल आर्ट का एक रूप है। जो परेचकली है ना, ये मरीचकली मार्शल आर्ट का एक रूप है। तलवारों और ढालों का उपयोग बचाव के लिए किया जाता है। मतलब कोई हमें मार ना दे, इसलिए तलवारों का यूज हमें करना पड़ता है या करते हैं हम। लक्षद्वीप के अन्य नृत्य हैं जैसे लावा नृत्य। कौन से हैं? देखिए, जैसे लावा नृत्य, ये हमारा लक्षद्वीप का है। अगला लावा, है ना। तो हमें जब हमारा लक्ष्य सामने होता है ना, लक्ष्य सामने, तो हमारे सामने चाहे परिच मारीच आ जाए तो भी हम उसको मार देते हैं, है ना। और अगर लावा आ जाता है तो भी हम उसको ख़त्म कर देंगे। कोलकली, कोलकली कहाँ का है सर हमारा? ये भी हमारा लक्षद्वीप का हो जाता है। कोलकली, कोलकली कहाँ का है सर? लक्षद्वीप का हो जाता है। देखो कली वाले जो हमने टैग वर्ड बताए थे केरल के लिए बताए थे, लेकिन यहाँ पर जो कोलकली है ना, ये एक्सेप्शन है। जैसे सिलवट्टम है ना, ये तमिलनाडु का है, लेकिन अट्टम वाले सारे केरल में आते हैं, लेकिन सिलवट्टम तो तमिलनाडु का है। तो ये याद रखनी है आपको। ऐसे कोलकली हमारा लक्षद्वीप का हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर जब हमारा लक्ष्य सामने होता है तो अगर हमें कॉल करता है तो हम उसका कॉल भी इग्नोर मार देते हैं, करते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। तो लक्ष्य सामने है तो हम कॉल नहीं करते। ठीक है। भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं हमारे, जैसे ये एक हमारा ये यक्षगान है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का हो जाता है। यक्षगान कहाँ का है सर? कर्नाटक का। और विलासिनी नाट्य में आंध्र प्रदेश का हो जाता है ना। देखो जो आंध्र प्रदेश, ये इसमें कौन सा विलासिनी होता है? कौन सा होता है? विलासिनी। विलासिनी, सिनी मतलब सीन। जब अगर आपको दिखाई नहीं देता या आप जो है अपनी आंखों में आपकी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो आपको सीन नहीं होगा, कुछ भी सीन होगा नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो इसलिए विला आपको सीन ही नहीं होगा, है ना। विला आपको सीन होगा ही नहीं, तो आंध्र प्रदेश का हो गया सर वो। कोल्हम हमारा तमिलनाडु का हो जाता है ना। कोलम, देखो तू मिल, जब तू मुझे मिलेगी ना तो मैं कोलम मचा दूंगा, सब में कोलम मचा दूंगा बढ़िया करके। ठीक है। तो कोलम कहाँ का हो जाता है? तमिलनाडु का हो जाता है। दूसरा रासलीला, तो मैंने बताया था ना उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का। देखो ऑप्शन देखना है आपको, अगर उत्तर प्रदेश नहीं तो उत्तराखंड लगा देना है, उत्तराखंड नहीं तो उत्तर प्रदेश लगा देना है। ठीक है। अगला देखिए, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? देखो कजरी होता तो हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है, लेकिन ये है किससे संबंधित? क्या ये मानसून से संबंधित है? शरद ऋतु में किया जाता है, वसंत में किया जाता है, फिर शीत में किया जाता है। ठीक है। तो जो कजरी लोक नृत्य है वो हमारा मानसून के टाइम पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कजरी उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर भारत में वर्षा ऋतु से जुड़ा एक लोकगीत और लोक नृत्य रूप है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये वर्षा ऋतु में किया जाता है ना, जब बारिश होती है
ठीक है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश में होता है वर्षा के टाइम पर होता है, जो हमारा कजरी होता है, जैसे मानसून आता है ना बारिश वाला, तभी हमारा किया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए झूमर नृत्य। झूमर आपने बताया था झूमते हुए हम, है ना, झूमर कहाँ आता है, झूमते हुए हम कहाँ जाते हैं, आज शाम को जाएंगे बाग में, बागुरम्बा हो जाएगा। ठीक है, हमें नाग मिल सकता है रास्ते में, तो नागा हो जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको सब बताए थे, नहीं बताए थे? चलिए, ये हमारा हो जाता है। देखो झूमर और घूमर में बहुत अंतर है। तो झूमते हुए तो आज शाम को बाग में जाओगे, लेकिन घूमते हुए राजस्थान में, घूमते हुए हम राजस्थान में फिरोगे, क्योंकि राजस्थान में बाग नहीं, तो वहाँ पे घूमना, घूमर राजस्थान का होता है। ठीक है। अगला, असम के चाप जनजाति समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है रऊफ नृत्य। उफ उफ उफ, ये ठंडी ठंडी बर्फ़ मार ही डालेगी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, उफ, ये ठंडी ठंडी बर्फ़ मार ही डालेगी जम्मू कश्मीर। तो उफ याद रखिएगा, ये हमारा जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो वसंत ऋतु के स्वागत के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। अगला बताएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 10 है, मारूनी नृत्य भारत के डैश राज्य से संबंधित है। जो मारूनी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? तो मारूनी नृत्य सर हमारा ऑप्शन में सिक्किम में किया जाता है। ऑप्शन ए कहाँ पर? सिक्किम के अंदर किया जाता है, सिक्किम। ठीक है। आपको पता है हमारे देश में सिक्के की कितनी बड़ी वैल्यू है? अगर 1 रुपया 100 रुपये में सट जाए तो 99 बचते हैं, और उसके लिए कई बार मार पिटाई हो जाती है ना? क्या हो जाती है? मार पिटाई हो जाती है। तो मार पिटाई किससे हो जाती है सर? मारूनी, मैं बहुत मारूंगी अगर मुझे सिक्का नहीं दिया तो मेरा। तो मारूनी कहाँ का हो जाएगा सर? सिक्किम का हो जाएगा। तो मारूनी सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है, सिक्के के ऊपर भी मारूनी हो जाएगी। अच्छा, मारूनी मगर समुदाय का एक नेपाली लोक नृत्य है। तो मारूनी कहाँ का है सर? ये मगर समुदाय का है। ठीक है। अगला, नेपाल के साथ साथ यह भारत, दार्जिलिंग, असम, सिक्किम, तो ये ध्यान रखना, ये हमारा नेपाल में तो होता ही होता है, उसके साथ में दार्जिलिंग में भी होता है। दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, असम में, सिक्किम में भी किया जाता है। भूटान और म्यांमार के नेपाली प्रवासी समुदाय में लोकप्रिय होता है। देखो प्रवासी लोग मनाते हैं इसको। प्रवासी का मतलब है कि सर अगर वो तमिलनाडु से वहाँ पर वो क्या करता है? भरतनाट्यम करता है, और वो हमारे उत्तर प्रदेश में आके रहने लग जाए, तो सर क्या होगा? वो तो भरतनाट्यम ही करेगा। तो हम इसको मतलब ये नहीं कि हम उसको कह देंगे कि वो, ठीक है, कि हमारा वो कथक करे, उसकी मर्जी है। यह तिहाड़ उत्थान के दौरान भी किया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। चलिए, तो हमारा इसका आंसर ए हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सेती गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन है? सेती गोटी पुआ, बताओ, सेती गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है ये। मंदिर में लड़कियों को भरतनाट्यम करना है। ये तड़कियों नहीं है गाइस, ये लड़कियों है, सॉरी। छत्तीसगढ़ का नकाब पोष नृत्य है ये, या फिर पट्टचित्रों के माध्यम से श्री कृष्ण की कहानी इसमें होती है। बताइए, सेती गोटी पुआ पहली बार सुन रहे होगा आप किस क्वेश्चन को? मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाता है। गोटीपुआ जो हमारा है वो उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाता है। कहाँ से? उड़ीसा से। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है। तो गोटीपुआ की बात करते हैं, तो गोटीपुआ का सबसे अच्छा वर्णन कहाँ पर होता है सर? ये उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए उसके और यहाँ पर देखेंगे, यह लड़कों के नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह लड़कों के द्वारा किया जाता है। देखो गोटीपुआ, क्या गोटीपुआ लड़कों के द्वारा किया जाता है, जो लड़कियों का वेश धारण करके जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। लड़कियों का वेश धारण करते हैं लड़के। इसमें और भी कुछ यहाँ पे डांस हो जाते हैं। उड़ीसा के अन्य नृत्य की बात करते हैं, जैसे संबलपुरी। कहाँ का है? संबलपुरी, है ना? तो देखो संबलपुरी की बात करते हैं। संबलपुरी कहाँ का है? संबलपुरी भी हमारा उड़ीसा का ही हो जाता है। तो इसको कैसे याद करते हैं? उड़ीसा का नाम जब भी आता है हम दिशा से याद करते हैं, दिशा पटानी जो होती है ना, उड़ीसा दिशा। तो उड़ीसा दिशा, देखो उड़ीसा दिशा इतनी सेकी में रहती है कि हवा आएगी तो उड़ जाएगी वो। ठीक है, हवा आएगी तो उड़ जाएगी। तो सेती हमारा दिशा हो जाएगी, सेती दिशा। तो अगर हवा आएगी तो वो उड़ जाएगी। कौन दिशा? कौन दिशा में उड़ेगी हमें भी नहीं पता। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं सर, जो लड़कियों का रूप धारण करते हैं, और हमारा संबलपुरी, है ना, कहाँ पर जाके गिरेगी? वो उड़ के संबलपुरी में जाके गिरेगी। कौन? दिशा। दूसरा छऊ नृत्य है। छऊ आपको पता है ना, छऊ होता है हमारा। अब ये बताओ आपको, ये 3 जगह होता है छऊ, कहाँ पर होता है, और कौन कौन सा किस राज्य में होता है? तीनों आपको लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका आज का होमवर्क है, HW है। ठीक है, एक होमवर्क में क्वेश्चन आपको लास्ट में दूंगा, एक ये भी दे दिया मैंने। जैसे हमारे परुलिया छऊ हो जाता है ना, मयूरभंज छऊ हो जाता है, ये सबको हमको बताना है। दूसरा गोटीपुआ, ये भी हमारा कहाँ का? उड़ीसा का है गोटीपुआ। ठीक है, गोटीपुआ उड़ीसा की बात करते हैं सर। ये उड़ीसा का था। घूमरा आपको पता है, घूमरा और चैती घोड़ा
बाधा नाच, पाइका नृत्य और डंडा नृत्य, ये सब कहाँ के हमारे उड़ीसा के ही हो जाते हैं। ठीक है, उड़ीसी भी कहाँ का है सर हमारा, ये भी कहाँ का हो जाता है, उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का तो है ये भाई, है ना। और यहाँ पे देखिए उसके बाद हम बात करते हैं संबलपुरी तो हो गया, छऊ सबको याद ही होगा। चैती घोड़ा, क्या होगा, चैती घोड़ा। अगर ये दिशा पटानी देखो, हालांकि वो वीडियो ना देख ले, अगर वो घोड़े पे बैठ के जाएगी तो इतनी पतली है कि हवा आगे झोंकागी तब भी उड़ जाएगी वो। ठीक है। दूसरा बाधा नाच, बाधा नाचा, लेकिन डांस बहुत अच्छा करती है, डांस बहुत अच्छा करती है, नाचा। ठीक है। पाइका, पाइका देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइका नृत्य, बाधा नृत्य और चैती घोड़ा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डंडा नाता, है ना, और मुझे लगता है डंडा नाता। ठीक है, ये कहाँ का हमारा दिशा का हो जाता है। इसकी थोड़ी सही नहीं बनी गाइस, जिसको आप खुद से देख लीजिएगा। दूसरा डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है, डोलू कुनीथा। तो डोलू कुनीथा की आप बात बताएंगे किस राज्य का लोक नृत्य हो जाता है ये, असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो भाई ढोलू कुनीता हमारा कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ढोलू कुनीता कहाँ का है सर, कर्नाटक का हो जाता है। ढोलू कुनीता यह बीरालिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव का एक रूप माना जाता है ना। तो ढोलू कुनीता कहाँ का है सर, कर्नाटक का हो जाता है। ठीक है। तो नाटक करते हैं तो आप कई बार आप ढोलू भी लगते हैं, जब हम नाटक करते हैं तो कई बार आप ढोलू भी यहाँ पर लगते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सर। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन हैं, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन हैं। उदय शंकर हैं, आनंद शंकर हैं, अनुष्का शंकर हैं या फिर रविशंकर हैं। ठीक है। और गाइस आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल हमारी इंडिया विन हो गई है, 4 विकेट से इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। ठीक है। तो ये भारत ऐसी पहली टीम बनी है जिसके पास 3 ट्रॉफी हैं। कितनी ट्रॉफी हैं जिसके पास, ये 3 ट्रॉफी हैं, और किसी के पास 3 ट्रॉफी है ही नहीं। ठीक है, आईसीसी वाली, चैंपियनशिप वाली, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है हमारे, ऑप्शन नंबर डी रविशंकर यहाँ पर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, रविशंकर। ये एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। देखो से सितार वादक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है पंडित रविशंकर, एक सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं सर, ये बजाते हैं सितार। अब देखो अब यहाँ से क्वेश्चन, ये नृत्य वगैरह हमारे शायद ख़त्म हो गए। अब यहाँ से कि इनके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। ठीक है, कि जैसे अब नृत्य करने वाले आएंगे, वाद्य यंत्र आएंगे। ठीक है, अब ये हमारे जो लोक नृत्य थे वो ख़त्म हो चुके हैं शायद, मुझे लगता है। तो ये पंडित रविशंकर ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। रविशंकर के पुरस्कार की बात करते हैं, इनको भारत रत्न 1999 में मिला था। तो रविशंकर को तो बी आर मतलब भारत रत्न कब मिला था इनको, 1999 में मिला था। ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मतलब पद्म, पीवी पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण इनको 1981 में मिला था, ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर को पद्म विभूषण 1981 में मिला था। पद्म भूषण, है ना, पद्म पद्म भूषण कब मिला था सर इनको, 1967 में मिला था, 1967 में। तो पद्म भूषण इनको 1967 में मिला था। और सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया जा चुका है। और द लिविंग रूम सेंस भाग 1, द लिविंग रूम सेंस भाग 1 इनको लिए 2013 में मिला था। तो ग्रैमी भी इनको मिल चुका है 2013 में। ठीक है। और इनके एल्बम का नाम क्या था, एल्बम इनकी द लिविंग रूम, द लिविंग रूम, द लिविंग रूम। ठीक है, द लिविंग रूम, इसके लिए इनको यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है। पंडित रविशंकर ने कुल 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो ये 5 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले बने हैं, जिससे वह सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो रविशंकर सितार वादक हैं, इनको भारत रत्न 1999 में मिला था, इनको पद्म विभूषण 1981 में मिला था, इनको पद्म भूषण 1967 में मिला था, इनको ग्रैमी पुरस्कार 2013 में मिला था, और ये भाग 1 मिला था इनको, और 5 ग्रैमी पुरस्कार ये जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, अब देखो वो ख़त्म हो चुके हैं हमारे लोक नृत्य। अब यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो आएंगे वो नृत्य करने वाले लोग आएंगे, है ना, वाद्यक और वाद्य यंत्र वाले आएंगे। चलिए बताएंगे। प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी, जिनका जन्म डैश में हुआ था। आपको बस एक याद होगा, जहाँ पर सुब्बुलक्ष्मी है वहाँ पर 1998 लगा दो, भारत रत्न। भाई ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन सबको याद है। एग्जामिनर ना आजकल यूट्यूब वो भी चला रहा है, और वो देख रहा है कंटेंट किस लेवल का टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी सब कुछ पता चल रहा है। तो वो इसलिए आजकल क्वेश्चन ऐसे बना रहा है जो हमने कभी पढ़े ही नहीं जन्म जिंदगी में। तो बताएंगे कि प्रसिद्ध गायिका जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी भारतीय कर्नाटक गायिका हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो सर वेल्लोर में हुआ था, एरोड में हुआ था, तंजावुर में हुआ था, मदुरै में हुआ था, बताइए। तो कर्नाटक से संबंधित है, तो कर्नाटक में इनका जन्म हुआ होगा, है ना। नहीं, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु मदुरै में। देखो कोई गैस भी नहीं कर सकता, है ना।
करती कर्नाटक संगीत है ये, लेकिन जन्म इनका मदुरै में हुआ था, तमिलनाडु में। तो ये कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस है, तो याद रखिएगा इसको। एम एस सुब्बुलक्ष्मी तंजौर यानी मदुरै यानी कि तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। एम एस सुब्बुलक्ष्मी वह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। इनके पुरस्कार जैसे इनको पद्म भूषण, देखो एम एस सुब्बुलक्ष्मी की यहाँ पे बात करेंगे हम। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण इनको कब मिलता है सर? पद्म भूषण 1954 में इनको पद्म भूषण दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ना, जो संगीत देखें, संगीत नाटक अकादमी कब मिलता है इनको? 1956 में मिलता है। देखो 2 साल बाद। सबसे पहले इनको पद्म भूषण मिलता है 1954 में, उसके 2 साल बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। संगीत कला निधि अकादमी 1967 में, 1968 में इनको संगीत कला निधि अवार्ड मिल जाता है। इनको रैमन मैग्सेसे मिला हुआ है सर 1974 में। 1974 में इनको रैमन मैग्सेसे मिला हुआ है, रैमन मैग्सेसे इनको मिला हुआ है। और ये संगीत कला निधि अवार्ड 1968 में इनको दिया गया था। ठीक है। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो पद्म विभूषण रैमन मैग्सेसे के 1 साल में मिल गया था इनको पद्म विभूषण 1975 के अंदर। 1975 में इनको पद्म विभूषण मिल गया। 1988 में कालिदास सम्मान और भारत रत्न 1998 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1998 में है ना, 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये बात ध्यान रखिए, इनको पद्म भूषण कब मिलता है? 1954 में, और संगीत कला निधि 1956 में। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये हमारा संगीत नाटक अकादमी 1956 में मिलता है, संगीत कला निधि 1968 में मिलता है, रैमन मैग्सेसे 1974 में मिलता है, भारत रत्न 1998 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? बताइए। पंडित जसराज का जो घराना है वो कौन सा है? ग्वालियर घराना, मेवाती घराना, किराना घराना, आगरा घराना। ठीक है, तो बताएंगे सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, मेवाती घराना, है ना। ये पंडित जसराज हैं इकलौते, जी ध्यान रखना है, ये मेवाती घराने से संबंधित इनका हो जाते हैं। ठीक है। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। और पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला था, संगीत नाटक अकादमी इनको 1987 में मिलता है, पद्म श्री 1975 में मिलता है। मेवाती घराने की स्थापना इंदौर के कई भाई घग्गे, नजीर खान और वाहिद खान ने की थी। इस घराने से जुड़े अन्य नाम है जैसे मोतीराम का संबंध भी किससे है सर? मोतीराम का संबंध भी हमारा मेवाती घराने से हो जाता है। मणिराम का संबंध भी किससे? मेवाती घराने से है। ठीक है। और संजीव उभयशंकर, ये भी हम ध्यान रखिएगा। ग्वालियर, अब देखो संस्थापक बात करते हैं। ग्वालियर घराने के संस्थापक उस्ताद नाथन पीर बख्श है ना, और उस्ताद नत्थू खान। तो पीर बख्श और नत्थू खान ये हमारे ग्वालियर घराने के संस्थापक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, पीर बख्श, उस्ताद नत्थू खान। आगरा घराना हाजी सुजान खान। आगरा घराने के संस्थापक कौन है सर? सुजान खान है। और किराने घराने के अब्दुल करीम खान है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगरा घराने के हमारे कौन है ना, आगरा घराने कौन है गाइस हमारे, ध्यान रखना। आगरा घराने के सुजान खान है, और किराना घराने के करीम खान है। ठीक है। और ग्वालियर घराने के हमारे उस्ताद नाथन हमारे हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ऐसी कौन सी इनमें से तिकड़ी है जिसको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? बताएंगे सही आंसर। सुब्बाराव शास्त्री, मधुरे मणि, अय्यर और त्यागराज, मन मचुरबाड़ी और वेंकटेश सुब्बाराव और पोची श्रीनिवास अयंगर। बताएंगे क्या सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, त्यागराज, है ना। त्यागराज हो जाएंगे हमारा। त्यागराज हैं, मुत्थु स्वामी हैं हमारे, है ना। त्यागराज हैं, मुत्थु स्वामी हैं और श्यामा हैं। त्यागराज, मुत्थु स्वामी और श्यामा। ठीक है, तो याद रखिए, त्यागराज, मुत्थु स्वामी और श्यामा ये हमारे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति इनको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। अच्छा, महिला त्रिमूर्ति का नाम पता है क्या आपको? महिला त्रिमूर्ति में सर, महिला त्रिमूर्ति में नाम याद रखिएगा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, और हमारा डी के पटमल है और एम एल वसंत कुमारी, जो 20वीं सदी के कर्नाटक संगीत
हैं जो लोकप्रिय उसको बना देती हैं, है ना। कौन कौन देखो, एक तो हमारी एम एस सुब्बुलक्ष्मी हो जाती हैं, है ना, और एक डी के पटमल हो जाती हैं, और एक एम एल बसंत कुमारी हो जाती हैं। तो 3 हैं जो महिला त्रिमूर्ति में शामिल हैं, इनको हम ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा हो जाता है अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 17। तराना घराना पंडित रतन मोहन शर्मा के घराने से संबंधित है। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा घराने से संबंधित है। मेवाती, आगरा या फिर इंदौर या दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाती घराना। तो तराना गायक जो है वो हमारे मेवाती घराने से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला, इनमें से कौन सी डांसर नहीं है, इनमें से जो है वो कौन सी जो है वो डांसर नहीं है। जैसे सगुन भूटानी है, दर्शना झावेरी हैं, चित्रा कृष्णमूर्ति हैं या फिर कुमकुम मोहंती हैं। तो इनमें से कौन सी है जो डांसर नहीं है। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया था एज इट इज़। तो इसमें से दर्शन झावेरी जो है ये डांसर नहीं हो जाती हैं, डांसर नहीं है ये। ठीक है, देखिए दर्शन झावेरी 4 झावेरी बहनों में से सबसे छोटी हैं। मणिपुरी नृत्य की एक प्रमुख प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। गुरु विपिन सिंह की शिष्या है। ये कौन है, गुरु विपिन सिंह। तो गुरु विपिन सिंह जब भी नाम आएगा तो कहाँ का याद रखना है आपको, ये नाम याद रखना है सर, मणिपुर में। उन्होंने 1958 में अपनी बहनों नयना, सुशीला झावेरी और सुवर्णा, इनको रंजना, ठीक है, इनके साथ मंच पर प्रदर्शित करना शुरू किया। पुरस्कारों की बात करते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1996 में मिला था। पद्मश्री इनको 2002 में दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 2008 में भारत रत्न सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन है, ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे ये, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो पंडित भीमसेन जोशी हैं ये किस घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना, आगरा घराना। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे भीमसेन जोशी हैं ये किराना घराने से संबंधित हो जाते हैं। अच्छा, आप गंगूबाई हंगल बताइए, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है। तो किराना पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ख्याल गायन के साथ साथ भक्ति संगीत की लोकप्रिय प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं। वह भारत के पहले संगीतकार थे जिनके संगीत कार्यक्रमों का विज्ञापन न्यूयॉर्क शहर के पोस्टरों के माध्यम से किया जाता था। देख रहा हूँ, न्यूयॉर्क शहर पहले थे ऐसे भीमसेन जोशी। इनको पुरस्कार की बात करते हैं भीमसेन जोशी को, तो इनको 1972 में तो पद्म श्री मिला था। देखिए पद्म श्री, भीमसेन जोशी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कहाँ है भीमसेन जोशी, ये हैं। तो इनको जो पद्म श्री मिला था ये तो सर 1972 में मिला था, 1972। पद्म भूषण की बात करते हैं सर, पद्म भूषण की 1985 में इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, और पद्म विभूषण की बात करते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण है, पद्म भूषण PB, और पद्म विभूषण इनको 1999 में दिया गया था। और भारत रत्न इनको 2018 में दिया गया था, 2019 में, सॉरी, भारत रत्न कब दिया गया था इनको, 2019 में दिया गया था। समझ में आई बात, ठीक है। किराना घराने के अन्य प्रतिपादक जैसे अब्दुल करीम खान है, ये इसके संस्थापक थे, और अब्दुल वाहिद खान और प्रभान ने, ये ध्यान रखना है, भीमसेन जोशी, करीम खान, अब्दुल वाहिद खान और प्रभान ने, है ना, प्रभान ने, इनका संबंध किससे है सर, सबका किराना घराने से संबंधित हो जाता है। पद्मश्री 72, 85, 99 और 2019। ठीक है, भीमसेन जोशी में याद रखिएगा 72, 85, 99 और 19, 72, 85, 99 और 19, 72, 85, 99 और 19। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तीजनबाई छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक रंगमंचनीय कला स्वरूप पिंडवानी में निष्पात है। तो तीजनबाई का संबंध वो किससे है सर, पिंडवानी से हो जाता है। जिसमें वह संगीतकारों के साथ पर अभिनय करती हैं। तो बताइए वो क्या, कथा सागर है, अभिज्ञान शकुंतला में, महाभारत है या फिर रामायण है। तो तीजनबाई जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत पे ये करती हैं चीज़ें। ठीक है, किस पर, महाभारत पर। ठीक है, तो इनका जन्म 1956 में हुआ था। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक प्रदर्शन जैसे पिंडवानी के प्रतिपादक हैं ये, जिसमें वह संगत के साथ महाभारत की कहानियों पर मंचन करती हैं। अच्छा, इनको तीजनबाई जो हैं इनको पद्मश्री 88 में मिलता है, पद्म भूषण 2003 में मिलता है, पद्म विभूषण 2019 में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित में थे एक हैं जो कर्नाटक संगीत, उनके पितामह किसको कहा जाता है। अत्यधिक प्रख्यात संगीत हैं ये हमारे, बहुत ज़्यादा हैं, तो बताएंगे कौन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, पुरंदरदास। ठीक है, तो जहाँ भी आपको कर्नाटक संगीत की बात हमें देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है पुरंदरदास से इसका संबंध हो जाता है, किससे, पुरंदरदास से। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो
तो ये ऑप्शन हमारा। इनका जन्म पुरंदरगढ़ में महाराष्ट्र में हुआ था। यह एक धनी व्यापारी वर्दप्पा नायक के इकलौते पुत्र थे। एक पुरानी कथाओं के अनुसार इन्हें संत नारद का अवतार माना जाता है। किसका? संत नारद मुनि जो थे उनका अवतार इनको माना जाता है। श्री पुरंदरदास भगवान कृष्ण के महान भक्त और कवि और संगीतकार थे। धर्मराज जो सिक्किम या भूटान में से एक धर्मपरायण शासक या तिब्बती बौद्ध धर्म में एक उच्च कोटि के भिक्षु थे। ठीक है, इतना याद रखो, इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है हमारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो हैं पुरंदरदास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व शक्ति एल्बम कौन सी ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता था? ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट यहाँ पर उन्होंने जीता था। अल्लाह रखा, रंजीत बोरात, शिवमणि या फिर जाकिर हुसैन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, जाकिर हुसैन, है ना। तो इन्होंने क्या जीता था गाइस यहाँ पर? इन्होंने ये ड्रम जो था इसके लिए इन्होंने ये जीता था। ठीक, देखिए ये सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम थी और ये ध्यान रखना इसका सही आंसर जाकिर हुसैन है। एक भारतीय तबला वादक है। क्या बजाते हैं सर? ये तबला बजाते हैं, या फिर इसको कंपोजर भी बोलते हैं, ताल वादक बोलते हैं, संगीत निर्माता, फिल्म अभिनेता भी इनको कहते हैं। पद्मश्री इनको 1988 में मिलता है ना, ध्यान रखना। जाकिर हुसैन की बात करते हैं सर तो इनको पद्मश्री की बात करते हैं तो 1988 में मिलता है। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री मिलता है। पद्म भूषण की बात करते हैं तो इनको 2002 में मिलता है। ठीक है, उसके बाद पद्म विभूषण की बात करते हैं। पद्म विभूषण तो इनको लास्ट ईयर मिला था, पद्म विभूषण 2023 में मिला था। और एक अन्य तबला वादक हमारे उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान की बात करते हैं सर तो ये कौन है? हमारे तबला बजाते हैं, दूसरा है ना, दूसरे हैं मतलब तबला वादक से एक हमारे जाकिर हुसैन हो जाते हैं, दूसरा उस्ताद अमजद अली खान हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तिरकवा अब अभी अनिंदो चटर्जी, ये भी हमारे कहाँ के हैं? ये भी तबला बजाते हैं, अनिंदो चटर्जी। ठीक, और शंकर घोष, उदय शंकर मजूमदार, अल्लाह रखा कुरैशी, है ना। तो ये हमारे सब तबला वादक हो जाते हैं। तबला, है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आनंदो चटर्जी हैं, आनंदो और अल्लाह रखा, और ये हमारे जाकिर हुसैन, अमजद अली खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है तो ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन के पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म 1988-2-23, 88-2-23, जाकिर 88-2-23, जाकिर 88-2-23, जाकिर 88-2-23, जाकिर 88-2-23। ठीक है, चलिए। प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, है ना। तो हमारे गुरु राजकुमार सिंहजीत हैं, किस शैली से संबंधित हो जाते हैं? कथकली से हैं, कथक से हैं, उड़ीसा से हैं या फिर मणिपुरी से हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर। ये मणिपुर से संबंधित है। राजकुमार सिंहजीत सिंह को पद्मश्री 1986 में मिला था। वह एक प्रमुख प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत, मणिपुरी, पुंगचोलम और रासलीला के गुरु हैं। ठीक है, तो गुरु विपिन सिंह की बात याद रखिएगा, वो हमारे मणिपुर के हो जाते हैं, है ना। और ये भी हमारे सिंहजीत सिंह भी हमारे मणिपुर के हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन 24 कह रहा है पंडित बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गाइज। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं, है ना। तो भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर उड़ीसा। तो पंडित बिरजू महाराज याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी होगा, बी सॉरी, कथक। ठीक है, तो ये बी है गाइज, यहाँ पर ये बी कर लेना, इसको बी है, ये बी है ना, बी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा, कथक, पंडित बिरजू महाराज, है ना। और हमारे इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कालका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे ये। लखनऊ घराना या फिर कालका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे ये। ठीक है, इनको पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्म विभूषण जो मिलता है इनको 1986 मिलता है ना। जो पंडित बिरजू महाराज थे इनको पद्म जो विभूषण है, पद्म विभूषण इनको 1986 में मिलता है। कब मिलता है? 1986 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कालिदास सम्मान भी मिल रहा है इनको। लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 में मिला है इनको, है ना। लता मंगेशकर पुरस्कार 2009 में मिला है इनको, ध्यान रखना। ठीक है, इनको पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है वैसे तो, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं उन्ने कानाथो विश्व रूप के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में भी इनको दिया गया था, है ना। उन्ने कानाथो विश्व रूपम सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मोहे रंग दो लाल के लिए बाजीराव मस्तान में 2016 में दिया गया था। 2016 में इनको दिया गया था क्या? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी अवार्ड। तो ये अवार्ड इनको सारे आप याद रखना। पद्म विभूषण इनको 1986 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी उनको 1964 में मिला था, 1964 में। कालिदास सम्मान 1987 में मिला था, 1987 में, है ना। पहले पद्म विभूषण मिला, उसके बाद कालिदास सम्मान मिला। ठीक है, चलिए
अगला देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण। तो शोभना नारायण बहुत फेमस नाम है हमारे वादकों में से, ठीक है। भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है या फिर कथक है। तो शोभना नारायण ऑप्शन नंबर डी हमारे कथक से संबंधित ये हो जाती हैं शोभना नारायण, ठीक है। शोभना नारायण यह कथक कलाकार हैं और भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा में कैरियर अधिकारी भी रह चुकी हैं। वर्ष 1992 में पद्मश्री इनको मिलता है ना। पद्मश्री कब मिलता है शोभना नारायण को? 1992 में इनको पद्मश्री मिलता है। इनके गुरु हैं बिरजू महाराज। भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी सुजाता महापात्र बात करते हैं, माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्रा, मीनाती मिश्रा, ये सब उड़ीसा से संबंधित हैं। तो उड़ीसा की बात याद रखना, उड़ीसा के हैं सुजाता, माधवी, केलुचरण और मीनाती, ये कहाँ के हैं? सारे उड़ीसा से हैं। भरतनाट्यम की बात करते हैं सर, रुक्मणी देवी अरुंडेल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पद्मा सुब्रमण्यम और अरला मरले, वल्ली और वैजयंती माला, ये सभी कहाँ के नाम हो जाते हैं? भरतनाट्यम के नाम हो जाते हैं। अरला मल्ले भी याद रखना, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन चित्रकार नहीं है? कौन है जो चित्रकार नहीं है? जैमिनी रॉय, रुक्मणी देवी, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस, ठीक है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको सिर्फ आप इसमें से रुक्मणी देवी को ही जानते होंगे, तो रुक्मणी देवी ही सही आंसर है, क्योंकि ये नृत्यांगना है, ये नृत्य करती हैं, ठीक है। ये नृत्य करती हैं तो इसलिए इनका जो है चित्रकार से तो कोई संबंध ही नहीं हो जाता है ना, दूर दूर तक भी। भारतीय इतिहास में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली प्रथम महिला थी हैं, तो ये भी याद रखना है आपको कि राज्यसभा में प्रथम नामांकित होने वाली जो थी ये कौन थी? रुक्मणी देवी थी। इनके पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्म भूषण इनको 1956 में मिल जाता है। रुक्मणी देवी को जो पद्म भूषण है, पीबी पद्म भूषण 1956 में इनको मिल जाता है। कुछ भारतीय चित्रकार हैं जैसे अबरिंद्रनाथ टैगोर, है ना, अमृता शेरगिल, जैमिनी रॉय, कालीपद घोषाल, मुकुल चंद्र डे, नंदलाल बोस, सत्यजीत रे और गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये हमारे और क्या है कुछ चित्रकारों के नाम थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? अब देखो सम्मान से क्वेश्चन आने शुरू हो गए। व्यास सम्मान पहली बार कब दिया गया था, है ना। व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, ठीक है। व्यास सम्मान 1989 में, 1999 में, 1990 में या फिर 1991 में? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1991 में, 1991 में इनको ये व्यास सम्मान की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये, सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारा जो दिया जाता है ना। 1954 में उसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखना, और के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। पुरस्कार के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए सर? साहित्यिक कृति हिंदी भाषा में होनी चाहिए, आपकी पहली कंडीशन आपके साथ ये है, और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुई हो। और प्रथम व्यास सम्मान जो मिला था वो रामविलास शर्मा को 1991 में मिला था। पहला जो मिला था रामविलास शर्मा को यहाँ पर दिया गया था। अगला है सर, देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक डैश के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था। देवेंद्र मेवाड़ी, तो देवेंद्र मेवाड़ी हैं हमारे, बताना है इनको। बाल साहित्य पुरस्कार मिला था 2021 में, तो इनका जो था किसके लिए मिला था? नील दर्पण के लिए मिला था, नाटक में विज्ञान, ख्वाब ए हस्ती या फिर माया फ्रॉम मधुरे। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा, नाटक में विज्ञान। नाटक में विज्ञान ये सिखाने वाले बन गए थे, ठीक है, ध्यान रखना। बाल साहित्य पुरस्कार 2010 में शुरू किया गया था, ध्यान रखना, 2010 में, तो ये इस्टेब्लिश होता है 2010 में, ठीक। चलिए अच्छा, एक वार्षिक पुरस्कार है माया फ्रॉम मधुरे की बात करते हैं तो सर ये नरेन वीज द्वारा लिखित एक नाटक है। किसके द्वारा है सर माया फ्रॉम मधुरे? नरेन, है ना, नरेन के द्वारा ये लिखा गया है। अगला बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ख्वाब हस्ती, ये आगा हसर कश्मीरी द्वारा है। ख्वाब हस्ती आगा के द्वारा लिखा गया है, आगा द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में नील दर्पण दीनबंधु मित्र, सबको पता होगा, द्वारा लिखी बंगाली भाषा का एक नाटक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नाटक में विज्ञान जो देवेंद्र मेवाड़ी हैं इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो केवल संगीत में ही दिया जाता है? ग्रैमी, टैगोर, ऑस्कर या फिर कांस, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो केवल संगीत में दिया जाने वाला जो अवार्ड है वो ग्रैमी अवार्ड यहाँ पे हो जाता है, ठीक है।
ध्यान रखना, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अमेरिकी संस्था रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा या नेशनल अकादमी रिकॉर्डिंग्स की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है। रिकॉर्डिंग अकादमी, ध्यान रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, अमेरिकन कंपनी है। यह ट्रॉफी में ग्रामोफोन में सोने की परत चढ़ी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, उस पर सोने की परत चढ़ी हुई होती है। इसकी स्थापना 1959 में होती है। जो ग्रैमी अवार्ड है इसकी स्थापना 1959 में की जाती है। ठीक है। टैगोर पुरस्कार 2011 में स्थापित होता है। जो टैगोर अवार्ड है ये 2011 में यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होता है और यह सद्भाव और सार्वभौमिक और सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार, इसे अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1929 में होती है ना। ऑस्कर जो अवार्ड है इसकी स्थापना कब होती है? सर 1929 या 1929 में इसकी स्थापना हो जाती है। यह प्रति वर्ष दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है। कांस फिल्म फेस्टिवल, इसका आधिकारिक नाम फेस्टिवल डे कांस है और ये पहली बार 1946 में आयोजित किया गया था, 1946 में। ठीक है सर, चलिए। तो ग्रैमी अवार्ड कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1959 में। टैगोर पुरस्कार 2011 में हुआ था और ऑस्कर की बात करते हैं तो 1929 में ये हुआ था और कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं 1946 का ये अवार्ड हो जाता है। यह है क्वेश्चन नंबर 30 और ये क्वेश्चन नंबर 30 है जो आप सभी के लिए आज का होमवर्क हो जाता है। इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। कल मैं इस क्वेश्चन का आपके सामने आंसर प्रस्तुत कर दूंगा। डैश संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन थे, है ना? पहले रैपर कौन थे ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी बहुत सारे वीडियो आप सभी के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू।